लेक्चर नंबर 2 है जी। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर दो एलिमेंट्स डिस्कस करने हैं। द वन इज ऑफर, वन इज एक्सेप्टेंस। लेकिन इन दोनों एलिमेंट्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे इनकी वैलिडिटी, ऑफर की वैलिडिटी और एक्सेप्टेंस की वैलिडिटी डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे किस सूरत में कहा जाएगा कि ऑफर जो है वो एक वैलिड ऑफर है लॉ की नज़र में, ठीक है, और एक्सेप्टेंस के केस में कहा जाएगा, कब कहा जाएगा कि एक्सेप्टेंस जो है वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस है लॉ की नज़र में, ठीक है। फिर हम कुछ डिस्कस कर रहे होंगे कि इनकी कंडीशन से पहले कम्युनिकेशन, कब हम समझेंगे कि ऑफर जो है वो कम्युनिकेट हो गई और कब समझेंगे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई। और फिर एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी हम इसी में डिस्कस कर रहे होंगे इनकी रिवोकेशन के हवाले से, कब समझा जाएगा कि ऑफर रिवोक हो गई, या लॉ की नज़र में किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ऑफर रिवोक समझी जाएगी। देखो, ऑफर रिवोक होने का मतलब है कि अगर लॉ की नज़र में ऑफर रिवोक हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचता। एक्सेप्टेंस तो है कि आप ऑफर अवेलेबल होगी तो एक्सेप्टेंस करोगे ना। अगर ऑफर एग्जिस्ट नहीं करती, ऑफर ही रिवोक कर ली है, तो फिर एक्सेप्टेंस कोई ताल्लुक नहीं बनता। जैसा फॉर एग्जांपल इफ आई से कि आई एम सेलिंग हाउस फॉर से 50 मिलियन, सपोज आई एम सेइंग दैट कि मैं अपना घर बेच रहा हूँ जी, ठीक है, और इससे पहले कि कोई मुझे एक्सेप्टेंस देता मैंने अपनी ऑफर रिवोक कर ली। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। मेरी बात समझ आई? मैं ऑफर रिवोक कर लूँ तो अब एक्सेप्टेंस किस चीज़ की? एक्सेप्टेंस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, और अगर एक्सेप्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, पहले प्रॉमिस बनेगा, फिर एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कुछ पल्ले पड़ी बात? चलो, ग्रेट। अच्छा जी, सो फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट हम प्रपोजल के बारे में पढ़ने लगे हैं। अब पर बहुत मुश्किल बात, पहली बात, अ पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। जनाब, आप अपने आप को ऑफर नहीं कर सकते। ओके, बड़ी बेहुदा सी बात थी, लेकिन चलें। अ वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टन एंड डेफिनाइट। भाई आपकी ऑफर जो है वो बड़ी क्लियर हो, डेफिनाइट हो, वेग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये सर्कमस्टांसिस पे भी डिपेंड करता है कि ऑफर वेग है या नहीं। जैसा फॉर एग्जांपल इफ आई से कि एक पर्सन ऑयल्स बेचता है डिफरेंट कैटेगरीज के, ठीक है, कुकिंग ऑयल्स जैसे, तो मल्टीपल कुकिंग ऑयल्स आपके सामने नजर आते हैं इस वक्त मार्केट में। से मैं नाम ले लेता हूं ABC, ये 3 कुकिंग ऑयल्स बेचता है सपोज एक पर्सन, ये तीनों मटेरियल्स हैं, ठीक है, और मैं आके कहूं यार ऐसा करो 5000 कॉटन या 500 कार्टन जो है वो मुझे भिजवा दो, ठीक है। अब कौन से 500? अब मैं ऑफर तो कर रहा हूं उस शॉपकीपर को, लेकिन क्लियर नहीं कर रहा कि मेरी ऑफर के टर्म्स क्या हैं, ठीक है। अब अगर एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं कहूं कि वो डीलर ही सिर्फ कुकिंग ऑयल B बेचता है, तो फिर मेरा ये खाली ये कह देना भी कि 500 कार्टन्स भिजवा दो, इटसेल्फ एक क्लियर ऑफर है। कुछ बात समझ आई मैं क्या समझाने की कोशिश की है? तो आपको सर्कमस्टांसेस भी देखने पड़ेंगे कि जिस सर्कमस्टांसेस में दोनों पार्टीज डील कर रही हैं, समटाइम्स वो आपको सजेस्ट करेंगे कि हाँ यार ये टर्म्स क्लियर हैं, और समटाइम्स वही सर्कमस्टांसेस सजेस्ट करेंगे ये टर्म्स क्लियर नहीं है, इट नीड्स सर्टेन एक्सप्लेनेशन। सो ऑफर सर्टन होनी चाहिए, अदरवाइज लॉ की नजर में वो वैलिड ऑफर नहीं होगी। एन ऑफर में भी सब्जेक्ट टू कंडीशन, सीधी सी बात है, जो ऑफर कर रहा है वो उसके साथ किसी भी किस्म की कंडीशन अटैच कर सकता है। ये तो बहुत कॉमन बात है, ठीक है ना, किसी भी किस्म की कंडीशन। अब मसला ये है कि एक्सेप्टर के ऊपर ये बाइंडिंग है कि अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहता है तो कंडीशन पहले एक्सेप्ट करे। सपोज मैं कहता हूं कि मैं बीइंग अ कंपनी, एक कंपनी सेल कर रही है और उसकी टर्म्स ये हैं कि आपको 50% एडवांस पेमेंट करनी होगी गुड्स की। इफ यू वांट टू बाय गुड्स फ्रॉम अस यू हैव टू पे 50% इन एडवांस। अब ये टर्म है, सो तुम्हें अगर ये ऑफर एक्सेप्ट करनी है तो 50% की पेमेंट करो। जिस तरह ये बहुत कॉमन, अगर आप लोग एक कंपनी के बारे में जानते हो, मिलेट ट्रैक्टर का नाम सुना है आप लोगों ने, इनके ट्रैक्टर काफी मशहूर, ठीक है। सो अब यहां पे सिनेरियो ये कि इफ यू वांट टू बाय अ ट्रैक्टर सो आपको एडवांस पेमेंट करनी है इन फुल। सो ये उनकी प्रीरिक्विजिट है, ऑफर चाहिए, एक्सेप्ट करनी है, करो, एडवांस पेमेंट करो। सो इट्स अ कंडीशन। बात समझ आ रही है? सो कंडीशन कम्युनिकेट। अच्छा, अब कंडीशन होगी तो आपको एक्सेप्टेंस करते हुए कंडीशन पहले पूरी, लेकिन अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंडीशन
ऑफरर की साइड से, प्रोमिसर की साइड से, जो ऑफर कर रहा है उसकी साइड से ये ऑफर की जो कंडीशन है ये कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर वो कम्युनिकेट नहीं करेगा तो ऐसा समझा जाएगा कि ऑफर के साथ कोई कंडीशन नहीं है। सो ऑफर मस्ट बी द टर्म्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये कम्युनिकेट होनी चाहिए। इसका एक बहुत खूबसूरत केस स्टडी थी जो शायद इनमें से किसी एक में होगी भी, 10 या 11 में से। ये वंस अगेन वही एमसी कुचल से मैंने फेच करके बोलने लगा हूं कुछ। एक पर्सन है, मियाँ बीवी थे, मिस्टर एक्स एंड वाई सपोज, या मिस्टर ए एंड मिसेस बे। वो गए एक रेस्टोरेंट में एक रूम बुक किया, ठीक है। जब रूम में पहुंचे तो वहाँ पे वही एक नोटिस लगा होता है रूम के अंदर कि कीमती सामान की, अशिया की खुद हिफाजत करने, वरना इंतज़ामिया जिम्मेदार नहीं होगी। उन्होंने अपना कीमती सामान छोड़ा, रूम में निकल गए, वापस आए, सामान चोरी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेस्टोरेंट वालों के खिलाफ, होटल वालों के खिलाफ, होटल मैनेजमेंट के खिलाफ केस फाइल कर दिया, होटल के ओनर्स के खिलाफ। अब कोर्ट के सामने जब केस किया, उन्होंने कहा जी इन्होंने कस्टडी जो है, सेफ कस्टडी, अगर मैंने होटल का रूम लिया तो सेफ कस्टडी इनकी जिम्मेदारी है, बट मेरा सामान खो गया, इतने की वैल्यूएशन है, इनसे कहें मेरा हर्जाना बढ़े, डैमेजेस पे करें, मेरे राइट्स डैमेज हुए हैं। तो कोर्ट ने कहा कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, क्या आपने रूम लिया, आपने पे किया उस रूम के लिए, इन्होंने आपको सर्विस दी, आपने उसके लिए पेमेंट की, ये तो बहुत दूर की बात है कॉन्ट्रैक्ट। जरा हम बेसिक कंटेंट पे आते हैं। क्या जब ये ऑफर किया गया था रूम, होटल मैनेजमेंट का क्लेम था कि जी हम देखें इसका रूम, जाके देखें मेरे हर रूम में ये नोटिस लगा हुआ है, कीमती अशिया की खुद हिफाजत करें, तो इसने खुद हिफाजत करनी थी, हमने इसे कम्युनिकेट किया हुआ था। कि लॉ ने उसको ब्रेक डाउन किया, लॉ ने कहा अच्छा जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तब टर्म्स कम्युनिकेट की गई थी कि नहीं? तो कॉन्ट्रैक्ट तो नीचे रिसेप्शन पे हो रहा था, टर्म्स तो नहीं कम्युनिकेट की गई थी। टर्म्स तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कम्युनिकेट हुई जब वो रूम में पहुंचे हैं। सो लॉ की नजर में लॉ ने फिर ये वर्डिक्ट दिया कि होटल मैनेजमेंट ने कंडीशंस कम्युनिकेट नहीं की थी, बल्कि आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट की थी। सो टेक्निकली ऑफर के साथ कोई कंडीशन नहीं थी। सो अगर कंडीशन नहीं थी, वो एक्सेप्टेंस और ऑफर के बाद जो एक्सेप्टेंस हुई वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, और उसके मुताबिक मिस्टर ए और मिसेस ए को हर्जाना मिलेगा, डैमेजेस पे करेगी होटल मैनेजमेंट। मेरी बात समझ आई? तो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, व्हेन देयर आर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन इन एन ऑफर, दीज मस्ट बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी, अदरवाइज ये समझा जाएगा कि आपने कम्युनिकेट नहीं की। इज दैट क्लियर? तो चलाइए जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 और 11 देखते हैं। जस्ट मिनट, मैं जस्ट देख रहा हूँ कि अच्छा यहाँ ओके। ले जी प्रैक्टिस क्वेश्चन जरा 11 पढ़िए प्लीज, पहले 10 पढ़िए, सॉरी। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं या कंफर्टेबल है आप लोग इतने? चलें इसको थोड़ा बेहतर करें, चलें जी 10 है ये केस स्टडी। बेटा ये वाला ऑन करते हैं। सोल्यूशन नहीं पढ़ना बस, बल्कि सोल्यूशन है भी नहीं, बस अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं इसके ऊपर पहले। रिसीट के फ्रंट पे कुछ पढ़ ली सबने क्वेश्चन एक दफा अच्छे तरीके से। अब ये अगर आप देखो तो ये ओरिजिनल केस स्टडी है शायद, हेंडरसन वर्सेस स्टीवनसन जो भी है, ये उसके एक्चुअल केस स्टडी है जो उसमें से उसने फेच किया ये डाटा। अब बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होगा? इफ देयर वाज नथिंग ऑन द फेस ऑफ द रिसीट टू ड्रॉ द अटेंशन टू द कंडीशन प्रिंटेड ऑन द बैक साइड एंड एक्स वाज अ ग्रेजुएट इन इंग्लिश। जी हुआ क्या है बताइए, लीगल पोजीशन क्या है? एक्स का कोड गुम गया और एक्स ने क्लेम किया एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कोड। जी बताइए, लेकिन उस ड्राई क्लीनर ने लिखा था द लायबिलिटी जो होगी हमारी, अगर कुछ गुम गया
या हमें कोई अच्छा कोट लगा तो हम घर ले जाएंगे 50% पे करके, ठीक है। सो अब ये बात बैक साइड पे तो लिखी हुई थी, लेकिन उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि फेस पे कुछ नहीं था। रिसीट की बैक साइड पे ये बात लिखी हुई थी, एक्स था भी ग्रेजुएट इन इंग्लिश। जी, तो क्या आपकी नज़र में वो टर्म्स कम्युनिकेट हो गई एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? नहीं हुई। शाबाश। तो अगर नहीं हुई तो बैक साइड पे और कोई अटेंशन ड्रॉ नहीं की कि प्लीज टर्न ओवर, या पिछले ही जो मैंने सुर्ख नोट लिखे हैं वो पढ़ लें एक दफ़ा, तो ऐसी कोई इंटेंशन क्लियर नहीं की, इंडिकेशन नहीं दी। तो जी बताइए, सो क्या एक्स का जो क्लेम है, एक्स क्लेम कर रहा है जी, सो एक्स का क्लेम क्या होगा? वैलिड एक्स का क्लेम, दैट्स ग्रेट। तो एक्स को इसका मतलब डैमेजेस रिकवर करेगा फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टी, और डिफॉल्टिंग पार्टी कौन है? ड्राई क्लीनर्स, जो कंपनी है उनकी, ठीक है, ड्राई क्लीनर कंपनी। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात, इफ ऑन द फेस ऑफ द रिसीट द वर्ड सी बैक वर प्रिंटेड इन इंग्लिश एंड डिड नॉट रेड इट, जी डिड नॉट रीड इट, जी सी बैक लिखा हुआ था। अब पढ़ा लिखा ना भी होना तो लॉ कहता है फिर ये तुम्हारी नेग्लिजेंस है, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो किसी और से उसका मतलब पूछ लेते। लेकिन अब कम्युनिकेटेड टर्म्स कम्युनिकेटेड या कंडीशन कम्युनिकेटेड, ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है। सो यहां पे एक्स का क्लेम गलत हो जाएगा, वैलिड नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? अब जरा एक और चीज समझो। एक और ओरिजिनल केस स्टडी थी जिसमें एक पर्सन जिस होटल में गया, उन्होंने जो रूम की की दी उसके पीछे यही बात लिखी हुई थी, कीमती अशिया की खुद हिफाजत करें वरना अगर लॉस हुआ तो हम 50% जिम्मेदार हैं। लेकिन ये बात चाइनीज में लिखी हुई थी, लैंग्वेज में लिखा भी हुआ था फ्रंट पे सी बैक, लेकिन वो भी चाइनीज में लिखा हुआ था, कख समझ नहीं आई उसे। ये रियल एग्जांपल है वंस अगेन, जो एमसी कुचल ने ही कॉपी, लेकिन यहाँ पे शायद मैंने कॉपी नहीं की उसको। तो उसने कहा जी, उसने क्लेम किया उस पर्सन ने कि मेरा सामान गुम गया, ये लोग जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने कहा जनाब ये देखें इसके पास जो रसीट है उस पर लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कख समझ आती है, चूचा चीचा लिखा हुआ है, मुझे क्या पता ये क्या लिखा हुआ है। तो फिर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि अगर तुम्हें समझ नहीं आई तो ये तुम्हारी नेग्लिजेंस है, तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। ये होटल मैनेजमेंट का कसूर नहीं है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज यूज की है। वो चाइनीज होटल था इन योर कंट्री, तो ठीक है भाई, उन्होंने अपनी लैंग्वेज यूज की है। तुम्हें कुछ नहीं समझ आई, आस्क फ्रॉम देम। इस तरह तो फिर चाइनीज मेन्यू भी समझ नहीं आता, पूछते हो ना कि क्या है, हराम तो नहीं खिला रहे कुछ, ठीक पूछते हो ना, तो ये भी पूछ लेते। नेग्लिजेंस तुम्हारी है। मेरी बात समझ पा रहे हो? होटल की तरफ से टर्म्स कम्युनिकेटेड हैं, लैंग्वेज बैरियर कोई एक्सक्यूज नहीं बनेगा। समझ आई? बेटियों को भी समझ आई कुछ? अच्छा जी, तो जरा प्लीज 11 भी पढ़ लें फिर एक दफा। ये वही है शायद जो मैं डिस्कस कर रहा था, रूम वाली। जी डन, पढ़ लिया एक दफा? अच्छा एक दफा प्लीज, सॉरी मैं माजरत आप लोगों से, ये प्लीज एक दफा सोल्यूशन पढ़िए, लिखने का अंदाज देखिए कि उसने कैसे आंसर किया है। एक्स वॉज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द लॉस, ये कंक्लूजन है। ये पोर्शन जो आपके साथ शेयर किया गया, ये एक्चुअली में कंक्लूजन है जो वो लिख रहा है। बात समझ आ रही है कि एक्स क्लेम कर सकता है, एक्स का राइट है टू क्लेम कंपनसेशन। क्यों राइट है भाई? रीजन अब बताएगा। Because there was no indication on the face of the ticket to draw his attention to the special terms printed on the back of the ticket. अब ये क्या है? रीजनिंग। इसका मतलब लॉ के किसी भी केस स्टडी का आंसर करते हुए दो बातों का ख्याल रखोगे। नंबर 1 कंक्लूजन, आप अपनी बात के ऊपर अपना कंक्लूजन रिप्रेजेंट करोगे, और सेकंड द रीजन। ठीक है, रीजन बिहाइंड योर कंक्लूजन, किस वजह से आप इस नतीजे पे पहुंचे हो। अब बीइंग अ स्टूडेंट, मैं इस रीजन को अगर ब्रेकअप करूं तो दो हिस्से बनते हैं, एक प्रोविजन ऑफ लॉ और एक उसकी एक्सप्लेनेशन। ऐसा ही है जी, या लिंकेज विद द केस स्टडी। इस एक्सप्लेनेशन को अगर मैं वर्ड चेंज करूं, मैं कहूं लिंकेज विद केस स्टडी। बात समझ आ रही है? सो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करते हुए इन आइदर इन बिजनेस लॉ और यू आर डीलिंग विद एनी अदर लॉ, तो आपके पास 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, बीइंग अ स्टूडेंट यू हैव टू आइडेंटिफाई
sorry. You have to identify provision of law. Then the second step would be linkage with the case study. क्या आप अपनी प्रोविजन को लिंक करोगे केस स्टडी के साथ? ठीक है. एंड नंबर थर्ड वुड बी योर कंक्लूजन. सो ये वो 3 स्टेप्स हैं जो हमने पूरे करने हैं केस स्टडीज के दरमियान, जो एग्जामिनर ढूंढता भी है. अब यहां पे एक दो छोटी छोटी बातें. प्रोविजन ऑफ लॉ, पहले तो स्टेप्स में रहना है, पता नहीं लगता कितने को कितना बातें कर रहा है. तो स्टेप हटा के मैंने 1 2 3 कर दिया इसे. सो किसी भी केस स्टडी को फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड सॉल्व करने के 3 स्टेप्स हैं: प्रोविजन ऑफ लॉ, लिंकेज एंड योर कंक्लूजन. अब एक बात का ख्याल, प्रोविजन ऑफ लॉ तो बहुत सिंपल काम है, हम अपने रट्टे की पावर का इस्तेमाल करेंगे. वैसे प्रोविजन इतनी आसान है बी लॉ की कि मेरा नहीं ख्याल आप इसे 2-3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम लें अगर अफाके के तौर पे, और हफ्ते में एक दफ़ा रिपीट भी कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल इन प्रोविजंस को याद करने की ज़रूरत है. आप ये खुद भी लिख सकते हो. यहीं पे आई कैप का डायरेक्टिव भी शेयर कर दूं कि आई कैप से बेतहाशा क्वेश्चन पूछेगी कि जनाब हम लॉ खुद लिखा करेंगे, आपको तकलीफ होती है कि अगर हम खुद लिखें तो आई कैप ने एक्सप्लेन किया कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है लॉ को अगर आप खुद एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो, लेकिन बस ये ख्याल रखिएगा इसेंस डैमेज ना हो, यानी प्रोविजन की धज्जियां मत उड़ाइएगा, क्योंकि आप कई दफ़ा बहुत खूबसूरत इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें धज्जियां मत उड़ाइएगा, बाकी आप जो मर्जी लिखें. और मैं इस बात का जीता जाता सबूत हूं कि मैंने कभी लॉ बुक वाले वर्ड्स यूज़ नहीं किए. मैं हमेशा उसको खुद कन्वर्ट कर लेता था अपनी राइटिंग में, जो मुझे इजी लगता था, जो टर्म जैसे आसान लगती थी एक्सप्रेस करनी मैं कर देता था. फिर कुछ होता है ना, जैसे मैंने कहा था कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं आपके, तो आपका फेवरेट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था तो मैं उसे ट्रांसलेट कर लेता था. पढ़ता मैं बेयर एक्ट से था, ऑथर की बुक मैंने कभी नहीं पढ़ी. रीज़न मतलब कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होते तो आपका मेरा शायद फेवरेट था तो मैं उस पर मेहनत ज़्यादा कर लेता था स्टूडेंट लाइफ में भी. सो प्रोविजन ऑफ लॉ तो आ जाएगी. प्रॉब्लम आता है लिंकेज में. कंक्लूजन भी बच्चे लिख लेते हैं, यस नो कर लेते हैं, लेकिन याद रखना प्रोफेशनल है, यस नो कंक्लूजन नहीं होता. थोड़ी सी अच्छी सी लाइन जैसा ये लिखी है, एक्स वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर दी compensation or claim the compensation, or you can say like that dry cleaner company is liable to pay. ऐसे लिख लो, उसके अंदाज से लिखनी है, उसके अंदाज से लिख लो, एक्स के अंदाज से लिखनी है, एक्स के अंदाज से लिख लो, लेकिन यस नो नहीं करना प्लीज, वो बहुत बेहुदा बात है. यस एक्स विल पे दैट नहीं, ये थोड़ा सा लेमैन वे हो जाएगा. अब आप थोड़ा सा प्रोफेशनल बिहेव करेंगे. हम लिखेंगे या तो एक्स एंटाइटल्ड है कि वो क्लेम कंपनसेशन ले, या हम दूसरे एंगल से लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ड्राई क्लीनर कंपनी वुड बी लायबल टू पे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी, वो डिफॉल्टिंग पार्टी है, तो यूं लिख लो. क्लियर? कंक्लूजन समझ आ गया? प्रॉब्लम आता है इसमें, यहां पे बच्चा फंसता है जब वो लिंकेज क्रिएट करना चाहता है केस स्टडी के साथ, क्योंकि यहां पे अब उसे अपने वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं. तो यहां पे एक चीज समझाने लगा हूं. पहली बात, इसको और इसको क्लब किया जा सकता है, जिस तरह रीजनिंग में क्लब करके एक सेंटेंस लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन मैं कहता हूं अभी आप चूंकि स्टूडेंट होते हो, पहली दफा लिख रहे हो, तो कोशिश करो इनको अलग-अलग लिख लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप इकट्ठा करके लिखने की कोशिश करोगे शायद आप कंक्लूजन तो लिख दोगे, लिंकेज खा जाओगे. अब लिंकेज के नंबर हैं, हो सकता है एग्जामिनर ने ऐसे नंबर रखे हों, 1 मार्क प्रोविजन ऑफ लॉ का, 2 मार्क्स लिंकेज के और 1 मार्क्स कंक्लूजन का. अब ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, बेटा जो खाओगे उसके वो नंबर खा जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपने कुछ खाया, उसने आपके नंबर खा जाने. मैथमेटिकल मार्क्स हैं, बेटे आपने ये नहीं लिखी, उसने कहना है ओके मैं आपको 3 नंबर दे देता हूँ, 2 नंबर दे देता हूँ. आपको लगना है आपने तो पैरा लिखा, भाई पैरा लिखा लेकिन आपने उसकी स्टेप्स पूरे नहीं किए. कुछ मेरी बात समझ आ रही है कि गलती स्टूडेंट क्या करता है, क्या मिस्टेक्स बहुत कॉमनली हो रही हैं बाय द स्टूडेंट्स? क्लियर? अच्छा, सो एक तो ये हो गया. इन दोनों को इकट्ठे करना चाहो कर सकते हो, लेकिन एक और बस लास्ट बात, मैंने कल भी कहा था शायद इसी क्लास में कि एग्जामिनर से रिश्ता नहीं लेना, इंप्रेस करना है लेकिन रिश्ता नहीं लेना. तो इसलिए ऐसा नहीं है कि लिंकेज के अंदर आप पूरा पैरा, 2 पैरे, 3 पैरे लिखने बैठ गए हो. और भाई 2 मार्क्स का पेपर है, 2 मार्क्स का लिंकेज है. कंसाइज कीजिए अपनी बात को एज मच एज पॉसिबल. बात समझ आइए, कंसाइज करो उस एलिमेंट को. क्लियर ये बात भी? सो आप ये देख सकते हो, अब बिकॉज देयर वॉज नो इंडिकेशन ऑन द फेस ऑफ द टिकट, तो ये क्या कर रहा है? लिंकेज ही तो क्रिएट कर रहा है.
और क्या कर रहा है, अटेंशन टू द स्पेशल टर्म प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ द टिकट। इसी तरह देखो अगली बात, X was entitled to claim only 50% of the cost of the court because there was, तो once again reasoning, so यहां पे ये रीजन इन दो चीजों को क्लब कर रहा है, ठीक है। प्रोविजन नहीं मेंशन कर रहा, वैसे क्लियर हो रहा है कि प्रोविजन नजर नहीं आ रही यहां पे। प्रोविजन क्या है, इनफैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये एक प्रोविजन ऑफ लॉ है, ये प्रोविजन ऑफ लॉ है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब एक लास्ट बात मैं इस हवाले से दूर कर दूं, फिर जब पहली केस स्टडी पढ़ाऊंगा ना तो ये बातें दोबारा करूंगा, लेकिन पहली केस स्टडी चूंकि मैंने होमवर्क के तौर पे दे देनी है तो मैं चाह रहा हूं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो कि मैंने करना क्या है। ये 3 स्टेप्स पूरे करने हैं, ठीक है। क्लब करना चाहो, कहीं पे क्लबिंग करना चाहो, मैंने जिस तरह कहा कि आप ये 2 एरिया क्लब करना चाहो तो कर सकते हो अगर करना चाहोगे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाह रहा था, जस्ट अ मिनट, ओके चलो अभी आगे याद आती तो मैं आपको बता देता हूँ इसके ऊपर, अभी भूल गया मैं क्या बताने लगा था, चलो कोई बात नहीं। सो मूविंग बैक टू द नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ लॉ, एडिशनल पॉइंट प्रपोजल का, एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। अब ये बड़ी आसान बात है लेकिन मज़ेदार बात है। देखो सपोज अज्यूम करो, बेटे गुड नेम हुसैन एक शॉपिंग मॉल गया, जिस तरह आजकल बहुत मॉल्स खुल गए हैं, हाइपर स्टार्स खुल गए हैं। ये बच्चा गया, इसने, आप देखते हो वहां पे रैक्स में, शेल्फ्स में चीजें लगी होती हैं, ऐसा ही है, प्राइस टैग भी लगा होता है ऊपर। आपने वो चीज उठाई, से इन्होंने एक अदद कोई इंपोर्टेड कोई भी प्रोडक्ट में भी से एक शैम्पू पिकअप किया और ये काउंटर पे चले गए। इन्होंने काउंटर पे जाके पैसे पेमेंट की जरूरत की, पेमेंट करने की कोशिश की, उन्होंने कहा सर हम ये आपको नहीं सेल कर सकते, दिस आइटम इज नॉट फॉर सेल, आपको नहीं देनी, बाकी सारी दुनिया को बेच देंगे, आपको नहीं बेचनी, हम आपको नहीं सेल करना चाहते। अब जरा सोचो, अपना दिमाग लगाओ, हु इज मेकिंग एन ऑफर, हु इज मेकिंग एन ऑफर? हुसैन, क्या हुसैन ऑफर कर रहा है कि शॉपिंग मॉल ने ऑफर किया? द सिचुएशन पे गौर करो, कौन ऑफर कर रहा है इस केस में? हुसैन ऑफर कर रहा है या शॉपिंग मॉल जिसने शेल्फ पे लगा के साथ प्राइस टैग लगाए हुए हैं? शॉपिंग। अच्छा, इसका मतलब है अगर शॉपिंग मॉल ने ऑफर की, अगर आपकी बात मान ली जाए, तो फिर हुसैन ने एक्सेप्टेंस ली पिक करके उसको, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बाइंडिंग हो गया। अगर बाकी एलिमेंट्स पूरे हैं, कंसिडरेशन भी है दोनों के लिए, लीगल भी है, लॉफुल भी नहीं, अनलॉफुल भी नहीं है, और कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म भी है, कमर्शियल एग्रीमेंट है, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है। तो हुसैन ने तो कहना अब आपकी ऐसी की तैसी, मैं आपके ऊपर केस फाइल करूंगा कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन थी आप उसे पूरा नहीं कर रहे। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि वो जो जितनी भी प्रोडक्ट शेल्फ पे लगी हुई थी अलोंग विद द प्राइस टैग, दैट वाज एन इनविटेशन टू एन ऑफर। आपको इनवाइट किया जा रहा था कि आइए, इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, ऑफर आप कीजिए। सो इनफैक्ट ऑल ऑफ यू आर मेकिंग एन ऑफर। यहां पे हुसैन ऑफर कर रहा है टू द शॉपकीपर। अब एक्सेप्टर के पास तो राइट है आइदर टू एक्सेप्ट दैट ऑफर और रिजेक्ट दैट ऑफर। सो उसने रिजेक्ट किया, इसका मतलब है अब अगली बातों पे तो आओ ही ना, कॉन्ट्रैक्ट वाली, तुम्हारी ऑफर ही रिजेक्ट हो गई। सो तुम प्रॉमिस तक नहीं पहुंचे, कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है। कुछ समझ आ रही बात? सो इनफैक्ट इसी, जी अच्छा चलो एक और मजेदार एग्जांपल देता हूं, फिर ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन। अखबार में अक्सर न्यूज़पेपर में इश्तिहार पढ़ते हो या फेसबुक के ऊपर इश्तिहार पढ़ते हो, जी ये अक्सर रमज़ान आने लगा तो लोग अक्सर आप देखते हो ये ऑफ़र चांद रात तक महदूद है, ऐसा होता है कई दफ़ा अक्सर ऑफर्स में। अच्छा, बहुत कॉमन ऑफर ना मैट्रेसेस और इन चीज़ों के ऊपर नज़र आ रही होती है। सस्ते मैट्रेस की एक ऑफर और लिखा जा रहा है ये ऑफर चांद रात तक महदूद है, गेट योर मैट्रेस रिप्लेस्ड और लाइक दैट। अब ये क्या है, ये जो एडवर्टीजमेंट है, क्या ये ऑफर है? इट्स एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनीज या बिजनेसेस अपनी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं ताकि कोई अगर ऑफर करना चाहे तो वो ऑफर कर सके। सो इस केस में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ के पहुंच जाए से मल्टीफॉर्म वालों के पास, उन्होंने कहा लाओ मैट्रेस, और वो कहें सर खत्म हो गया, आपने तो कहना मैं तुम्हारे पे केस कर दूंगा, तुमने ऑफर की थी और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब तो तुम्हारे पे केस बनता है। नहीं, इनफैक्ट तुम ऑफर कर रहे हो एंड दे हैव द राइट टू से यस और नो। हमने लॉ ने क्या किया, पोजीशंस चेंज कर दी। पोजीशन चेंज हुई तो इख्तियारात चेंज हो गए। आपने कहां एक्सेप्टर बनना था, आपको ऑफरर बना दिया। अब आप ऑफरर हो,
ऑफर कर रहे हो तो दूसरे के पास राइट है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। बात समझ आई है मेरी थोड़ी सी? ये एक सेकंड एग्जांपल होगी। एक एग्जांपल, आपने अक्सर नीलामी देखी होगी, ऑक्शन देखा कभी किसी को इत्तेफाक हुआ? क्या होता है? अच्छा, हमने फिल्मों में देखी होगी, चलो फिल्मों में देखी हो कम से कम। वो क्या होता है, एक बंदा आता है वो एक बिडिंग करता है, बिडिंग स्टार्ट करवाता है कि फॉर एग्जाम्पल वो कहता है सपोज आई एम गोइंग टू सेल दिस डस्टर से 100 रुपया। अब यहाँ पे शुरू हो जाएंगे लोग बिड करना है, सही है? अब वो जितने बिडर्स बैठे हैं, कोई कह रहा है 140, 150, 200, अब ये क्या है? व्हाट आर दे डूइंग? दे आर मेकिंग एन ऑफर। वो ऑफर कर रहे हैं। ऑक्शनर के पास राइट मौजूद है टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट ऑफर। मतलब उनकी ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना उसका राइट है। वो चाहे तो अपनी ऑफर, वो चाहे तो उसी वक्त कहे नहीं ठीक है मैं बिडिंग क्लोज कर रहा हूं, मुझे नहीं बेचना। ही कैन डू दैट, क्योंकि वो इनविटेशन टू एन ऑफर थी उसकी साइड से कि ऑक्शन हो रही है जी, नीलामी हो रही है, आज जिस तरह अक्सर जी जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना तो मर्सिडीज जो जितनी ओल्ड व्हीकल्स थी, फ्लीट्स थी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में थी, उसकी एक ऑक्शन हुई थी, अगर आपको याद हो तो। याद है आपको? जितनी पुरानी गाड़ियां थी मर्सिडीज, ये वो सारी जो ना चलने के काबिल थी, उनकी एक ऑक्शन हुई थी। अब वो ऑक्शन क्या थी? इट वॉज एन इन्विटेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसमें लोग आए, बिडर्स आए बिड करने के लिए, राइट? बिड करने के लिए लोग आए और वो ऑफरर थे सारे। बात समझ आ रही है? सो ये भी एक एग्जांपल। जरा पढ़ें फिर इसको अब। एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। द इन्विटेशन टू एन ऑफर or intention in invitation of an offer is to circulate information of his willingness to do the transaction। कि वो खाली इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहा है, ऑफर नहीं कर रहा। Such intention are not offers and do not equivalent to promise on acceptance। तो याद रखिए, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते और इसकी एक्सेप्टेंस पे ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इनफैक्ट ये ऑफर ही नहीं है। बात समझ आई है थोड़ी सी? ओके चलो जरा फिर एग्जांपल्स पढ़ो, फिर ये वाली प्रैक्टिस क्वेश्चन और एमसीक्यू चल के बाद में पढ़ते हैं। पहले आप प्लीज एक दफा ये 9, 10, 11, 12 जरा एक दफा पढ़िए, और ये तरतीब में लिखी हुई हैं। लाइक आप पहली बात पढ़ोगे तो फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करेगी, सेकंड एग्जांपल 10th पढ़ोगे तो सेकंड पॉइंट से रिलेट करेगी। ये इस तरह मैनेज हुई हैं। तो जरा पढ़िए प्लीज 9, 10, 11 और 12। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। जी 9, 10, 11 और 12। 9 पढ़ ली सबने? मैं ऊपर कर दूं? ओके 9, 10, 11, 12 हम लोगों को नजर आ। अभी हम बहुत आसान आसान बातें पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हम बेसिस डेवलप कर रहे हैं। तो जो ही हम अगले चैप्टर में जाना शुरू होंगे, हम थोड़ी सी टेक्निकल बातें भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे। जी डन। नहीं जी, फिर एक दफा जल्दी से कोई क्वेश्चन प्लीज। सबको समझ आ गई है? पक्की बात पक्की बात है? 10 में कहता है Adil required Mohsin to send the acceptance of his offer by email, but Mohsin sent acceptance by letter। इसका मतलब कंडीशन इनक्लोज थी कि भाई तुमने अगर एक्सेप्टेंस करनी है तो थ्रू ईमेल करनी है।
बट आपने कैसे कर दी, लेटर के थ्रू। इसका मतलब है एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अदील में रिजेक्ट सच एक्सेप्टेंस। अदील कौन है, ऑफरर। ऑफर कहेगा ये तो वैलिड एक्सेप्टेंस ही नहीं है, रिजेक्टेड। क्लियर? सो कहता है एज मोहसिन फेल टू फुलफिल द कंडीशन। जी और कोई? 9 ओके। सलमान परचेज अ हॉर्स। अच्छा ये बड़े अजीब सी वेग है ना, थोड़ी वेग बनाने की कोशिश की तो इसलिए इतनी बेहुदा एग्जांपल बन गई है, कभी कभी माफ कर दीजिएगा। आई के अपने ऐसी एग्जांपल सेट की हुई है। सलमान परचेज अ हॉर्स फ्रॉम इरफान एंड प्रॉमिस टू बाय अनदर। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है, तेरे से पहला घोड़ा खरीद रहा हूं, अगर मेरे लिए लकी साबित हुआ तो तेरे से दूसरा भी लूंगा। अब ये अजीब सा कॉन्सेप्ट है, ये वेग टर्म है, ठीक है। अगर तुम ऑफर कर भी दे हो तो ये वेग ऑफर है कि मैं कह रहा हूं मैं तुमसे पहला सेलफोन ले रहा हूं, अगर सही चला तो दूसरा लूंगा। ये वेग टर्म है, एक ऑफर नहीं है। लॉ की नजर में ये लॉफुल ऑफर नहीं है। तो उसने कहा इरफान कुड नॉट एनफोर्स द एग्रीमेंट इफ इट बीइंग लूज एंड वेग। ये वेग ऑफर है, ऑफर ही वेग है तो आगे चलेगा नहीं कॉन्सेप्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हम ऑफर एक्सेप्टेंस में ही जलील हो रहे हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? चलो जी, कोई और एग्जांपल? सब समझ आ गई? ओके। सो 7, 8, 9 एमसीक्यू जरा जल्दी से देखते हैं, जरा आसान आसान सी होंगी। ये हैं जी बड़ी आसान आसान सी 7, 8, 9। वैसे इसमें पढ़ने वाली 9 ही है, बाकी सिर्फ इसलिए शेयर किए हैं, देखो ओरिजिनल केसेस हुए हुए हैं, ठीक है, रियल केसेस मौजूद हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। चलें जरा प्लीज 7, 8, 9। जी डन। 7, 8, 9। जी डन। कोई क्वेश्चन जो नहीं समझा? 7, एक्स अ ब्रोकर ऑफ मुंबई रोड टू वाई a merchant of Ghaziabad stating that the terms on which he is selling to do business is the letter a valid offer stating the terms on which he is willing to do business. Okay. Is the letter a valid offer by X to Y? अच्छा okay, one more thing. थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करो तो ऑफर थी क्या? विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग फॉर द अदर पर्सन। यहां पे वो बंदा जो लेटर लिख रहा है वो अपनी बिजनेस टर्म्स शेयर कर रहा है कि मैं आपके साथ किस टर्म्स के ऊपर काम करूंगा। सो इनफैक्ट ये ऑफर नहीं है। जैसा मैं अगर कहूं कि रोडोल्फ पाकिस्तान निशात के साथ बिजनेस करती थी, निशात को उन्होंने टर्म्स शेयर की, निशात ने सॉरी टर्म्स शेयर की कि हम आपके साथ बिजनेस करेंगे बट हमारी कुछ शराइत हैं और वो शर्त ये है आप हमें 45 डेज का क्रेडिट देंगे उधार, ठीक, हम आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट किया करेंगे। सेकेंडली हम आपके वो जो भी था टर्म्स वगैरह के हवाले से वो एक टर्म थी कि ड्रम्स आप रिप्लेस कर दिया करेंगे ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक। तो ये उनकी बेसिक टर्म्स थी और हम आपसे 15% से ज़्यादा आप हमें इंसिस्ट नहीं करेंगे, हम आपसे बाय नहीं करेंगे टोटल परचेज का। 15% वुड बी और मैक्स लिमिट कि वो हम आपसे बाय करेंगे, ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है, ये हमारी दो शर्तें हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस निशात इज मेकिंग एन ऑफर? नहीं, वो सिर्फ टर्म्स तय कर रहे हैं आपके साथ। तो इसलिए उसने जवाब में लिखा द लेटर वॉज अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड नॉट एन ऑफर एट ऑल। ये ऑफर नहीं है, ये सिर्फ उसकी इंटेंशन है कि वो किन टर्म्स पे काम करेगा। इज दैट क्लियर?
चलो जी वापस आ जाओ फिर। कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर कंप्लीटनेस मींस कब समझा जाएगा कि एक ऑफर कम्युनिकेट हो गई है? बड़ा आसान है। सपोज मैं वलीद राइट, वलीद को ऑफर करता हूं, तो कब समझूं कि कम्युनिकेट हो गई है? लेमैन ही आंसर कर दो। जब इसको पता लग जाए, राइट? तो सिंपल ऑफर यही है। ऑफर कब कम्युनिकेट होगी? कहता है जब सामने वाले को पता लग जाए। द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन टू whom इट इज मेड। जिसको की जा रही है उसके नॉलेज में आ गई, दैट मीन्स ऑफर इज कंप्लीट। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? 13 पढ़िए जरा प्लीज। अब जरा यहां से आके समझ आता है कि हम थोड़ा सा ना इस पॉइंट के बाद थोड़ा सा आगे जो बातें करेंगे वो थोड़ी सी बैकवर्ड बातें करेंगे कि हम लेटर की बात कर रहे होंगे, पोस्टल सिस्टम की। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि 1872 का एक्ट है, तो शायद आपका जो कम्युनिकेशन मोड था वो स्लो था। आज के ज़माने में तो आप बिजनेस टर्म्स के लिए ईमेल का सहारा लेते हैं। विद इन 1 सेकेंड ईमेल दूसरे बंदे के पास पहुंच जाती है। इसका मतलब है विद इन 1 सेकेंड ऑफर की जो है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट या कंप्लीटनेस हो जाती है उसकी कम्युनिकेशन की। बात समझ आ रही है मेरी? सो आपको थोड़ा सा इस एरिया को, अगले वाले एरिया को बैकवर्ड जाके पोस्टल सिस्टम के अंदर समझना होगा। और एक और बात, आईकेप जब भी टेस्टिंग करेगा वो आपको मेंशन करेगा कि मैं पोस्टल सिस्टम के थ्रू इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर वो ईमेल सिस्टम पे लेकर आएगा तो उसके सारे नॉलेज जो है, जो सारा नॉलेज बेस है, वो तबाह हो जाएगा। मेरी बात समझ आई है जी? सो मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल या ऑफर। ओके, कब ऑफर रिवोक समझी जाएगी? नंबर 1, एन ऑफर में बी रिवोक्ड इन द फॉलोइंग वेज। हम तीसरी बात पढ़ने लगे हैं, वो जो रेवोकेशन थी ना, हमने पढ़ लिया ऑफर वैलिड कब होंगी, उसकी कंडीशंस क्या हैं। दूसरी बात पढ़ी कि ऑफर कम्युनिकेट कब होगी। अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि ऑफर रिवोक कब हो सकती है या किस किस तरीके से हो सकती है। विड्रॉ, देखो यार, एक बंदा ऑफर करके अपना चेंज ऑफ माइंड की बिना पर अपनी ऑफर विड्रॉ भी तो कर सकता है ना। ठीक है, सजा थोड़ी है कि अगर ऑफर कर दिए तो अब हर हालत में वो निभाना पड़ेगा। कबूल है कबूल है कबूल है थोड़ी कह रहे हो। ठीक है, हाँ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फिर निभानी पड़ेगी। ठीक है, पहले भाग सकते हो। ठीक है, एन ऑफर में बी रिवोक्ड इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन। सिंपली जिस बंदे को ऑफर की थी उसी को कम्युनिकेट कर दो कि मैं अपनी ऑफर को विड्रॉ कर रहा हूं। लेकिन प्लीज बराए मेहरबानी एक्सेप्टेंस से पहले, क्योंकि अगर उसने एक्सेप्टेंस कर दी तो फिर तो प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बन जाना है। बात समझ आती है? सो बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द ऑफरर टू द बिफोर एक्सेप्टेंस। यानी आप चाहो तो किसी भी टाइम पे ऑफर को रिवोक कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले। एक दफा एक्सेप्टेंस हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, फिर नहीं विड्रॉ किया जा सकता। कुछ पहले बड़ी बात। अगली बात, ऑफर वुड लैप्स टाइम लिमिट के अंदर। अगर आपने एक्सेप्टेंस, इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम और विद इन रीजनेबल टाइम, मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑफर दी कि आई वॉन्ट टू सेल माई लैपटॉप फॉर 100,000, इफ यू वॉन्ट टू बाय इट you have a limited time slot of, say, limited days of 7 days. You can accept that offer within 7 days. अब ये क्या है? मैं आपको एक लेटर लिख रहा हूं कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं ये बेचना चाहता हूं आपको 1 लाख का, अगर आपने खरीदना है तो 7 दिनों के अंदर अंदर रिप्लाई कर दीजिएगा। मतलब विद इन 7 डेज अगर आपने ना किया तो खत्म, ऑफर खत्म। लॉ की नजर में वो ऑफर ही अब लैप्स कर जाएगी। लैप्स मींस फिनिश्ड। अब यहां पे ऑटोमेशन है, आपने 7 दिनों में जवाब ना दिया, ऑफर खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उसके बाद 8वें दिन बेशक आप कहते फिरो मैंने एक्सेप्ट कर ली, वो एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। कुछ पहले बड़ी बात देखो, लॉ इतनी डिटेल में जाके माइन्यूट डिटेल्स में क्यों शेयर कर रहा है कब ऑफर खत्म, कब एक्सेप्टेंस खत्म, कौन सी वैलिड एक्सेप्टेंस, कौन सी इनवैलिड। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल एक बहुत दूर की बात है।
कॉन्ट्रैक्ट में जो बेसिक एलिमेंट है पहले वो तो सीधे कर लो, लॉ कहता है उन्हीं पर डिसीजन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, उसमें एग्रीमेंट आ जाना है, कंसिडरेशन आ जानी है, ऑब्जेक्ट आ जाना है, कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज आ जानी है, वो तो बहुत दूर की बात होगी भाई, उसमें तो बड़े एलिमेंट्स आ जाने हैं, पहले ये वाले बेसिक एलिमेंट तो सीधे करो। तो आप बेशक केस कर दो, मैंने एक्सेप्ट किया जी, ऑफरर कहेगा जनाब इन्होंने 7 डेज एक्सपायरी के बाद एक्सेप्ट करने की कोशिश की है, 7 डेज के बाद तो ऑफर ही रिवोक हो गई है। बात समझ आइए। अब एक दूसरा सिनेरियो, व्हाट इफ कि ऑफरर ने कोई टाइम प्रिस्क्राइब ही ना किया हो, तो लॉ कहता है फिर रीजनेबल टाइम के अंदर ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल टाइम? तो कहते हैं ये नहीं मैं बता रहा, ये केस टू केस वेरी करेगा, क्योंकि किसी इंडस्ट्री के लिए शायद 15 डेज रीजनेबल टाइम हो, किसी के लिए 30 डेज रीजनेबल टाइम हो। जैसा मैं एक बड़ी आसान सी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, आप व्हीकल परचेज करने जाते हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, ठीक है, आपको शुरू में पहले 3 महीने का टाइम दिया जाता था और कहा जाता था ये रीजनेबल टाइम है, इससे पहले चाहिए तो ऑन पे करें। बदतमीजी वही, एज यूजुअल सेल्फिश एटीट्यूड। अब कितने महीने का टाइम है? अब अगर आप बुकिंग कराते हो व्हीकल की तो कितनी देर बाद मिलती है? अगर आप कोई ऑन पे ना करो तो 1 वीक, 6 महीने बाद, और वो भी मिनते तड़लों के साथ, दे दें बड़ा मेहरबानी, दे दें, पैसे दे दिए होते हैं आपने, फिर आप उनके मिनते कह रहे होते हो, सर दे दें, आपकी मेहरबानी, दे दें, वाकफियत ढूंढते हो, किसी को कह देते हैं, ठीक है। समझाना ये चाह रहा हूं कि ये 6 मंथ्स उनके लिए रीजनेबल टाइम पीरियड है, रीजनेबल टाइम पीरियड है भाईजान। बात समझ आ रही है? और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जिनके लिए रीजनेबल टाइम पीरियड शायद 2 दिन होंगे। से निशाद ने ऑफर किया है कि जनाब वो मटेरियल बाय करना चाहता है, तुम एक दिन जवाब ना दो, अगले दिन वो किसी और सप्लायर से बात कर लेगा, वो कहेगा नहीं जवाब देता ना दे, उससे ले लो, उसकी लिस्ट ऑफ सप्लायर है उसके पास, हर कंपनी के पास एक अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर होती है, तुम जवाब नहीं दोगे ना, 10 और बैठे हैं उसको जवाब देने के लिए। बात समझ पा रहे हो? सो देखो कहां एक इंडस्ट्री जिसके लिए 6 महीने रीजनेबल टाइम है और कहां एक इंडस्ट्री जिसके लिए 1 दिन भी रीजनेबल टाइम नहीं है। कुछ पल्ले पड़ी बात। सो अगर तो ऑफर का टाइम प्रिस्क्राइब्ड है तो एक्सेप्टेंस उस टाइम में आ जानी चाहिए, वरना ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। और अगर टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है तो विद इन रीजनेबल टाइम, इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड, तो फिर रीजनेबल टाइम में आ जानी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल आप अभी पढ़ोगे शेयर्स वाली। देखो बेटे, शेयर्स जो है ना, वो पूरा प्रोसेस मुकम्मल होने में, एक कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है, पूरा प्रोसेस मुकम्मल होने में 1 से 1.5 महीना लगता है, 60 डेज लगते हैं, तो 2 महीने कह लो, 2 से 2.5 महीने, उसमें सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आपने ऑफर की कि मैं शेयर खरीदना चाहता हूं, कंपनी आपको 6 महीने बाद कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रही हूं, तो लॉ के मुताबिक तो 2-2.5 महीने में काम खत्म हो जाना चाहिए, तो फिर 6 महीने, इसका मतलब है ये ऑफर लैप्स हो चुकी होगी, क्योंकि टाइम बेशक प्रिस्क्राइब नहीं था लेकिन रीजनेबल टाइम 2 से 2.5 महीने थे। बात समझ आई है मेरी? ओके, द थर्ड वन, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल कंडीशन बिफोर एक्सेप्टेंस। ये तो बात हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर कंडीशनल ऑफर है तो एक्सेप्ट करना चाहते हो तो क्या करो, कंडीशंस पूरी करो, और अगर कंडीशन पूरी नहीं करोगे तो ऑफर क्या होगी, लैप्स्ड, ऑफर खत्म। सो बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर, कि अगर वो कंडीशन पूरी नहीं कर रहा तो ऑफर फुलफिल नहीं, लैप्स हो गई, खत्म। अब एक आखिरी बात, सपोज मैंने ऑफर की, ठीक है जी, वलीद को मैंने कोई गुड्स बेचनी थी सपोज। अच्छा, मैं इसको 2 चीजें यहां पे और सिखाना चाहूंगा कंक्लूड करने से पहले। मैंने सपोज वलीद को ऑफर की, मेरा एक बिजनेस है, मैं केमिकल का बिजनेस करता हूं, सपोज ये सलमान साहब हैं, सलमान साहब ने एक ऑफर की से वलीद साहब को, गुड्स ऑफर की से मैंने कोई केमिकल ए बेचना था 500 लीटर, ठीक है जी। ये ऑफर मैंने किया उनको, आज की तारीख क्या है जी, 22 आज 22 मार्च। ओके जी, ये मैंने ऑफर आज की तारीख में की, इससे पहले कि वलीद साहब एक्सेप्टेंस कहते मेरा बुलावा आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है, जहां फानी से रुखसत। अब इनफैक्ट अगर एक पर्सन ऑफर करता है
और उसको ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले डेथ हो जाती है, तो थर्ड जो दूसरी पार्टी है, अगर उसके नॉलेज में ये बात आ जाए कि डेथ हो गई है इस पार्टी की जिसने ऑफरर की डेथ हो गई है, तो इनफैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा फिर? कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात, ऑफर क्या होगी? खत्म, लैप्स्ड। मेरी बात समझ आई है? सो ऑफर फौरन से पहले लैप्स्ड हो जाएगी अगर ये बात इसके नॉलेज में आ जाए बिफोर एक्सेप्टेंस। व्हाट इफ नहीं पता चला और इस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर क्या करें जी? अब क्या करें? जिसने ऑफर की थी वो तो मर गया, अब क्या करें बताइए? अब क्या होगा अगर वो एक्सेप्टेंस दे दे? बेटा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अगर बाकी एलिमेंट पूरे हो गए। तो अगर इस पर्सन ने एक्सेप्ट कर ली और इस तक नॉलेज नहीं पहुंचा था कि ऑफर अब अलाइव नहीं है, तो समझ लीजिए एक्सेप्टेंस के ऊपर ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाना है। कॉन्ट्रैक्ट वुड बी बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज। अब दोनों पार्टीज के ऊपर अगर बाइंडिंग है तो दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है। ये तो कर देगा, ये तो जिंदा है, ये तो नहीं वापस आने वाला, मुड़ के तो कोई नहीं आया कभी, तो ये तो नहीं वापस आने वाला, तो फिर कौन करेगा फुलफिल? इसकी जगह कौन जो होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करेंगे, उसके नमूने जो उसने पैदा किए हुए हैं वो फुलफिल करेंगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। जरूरी नहीं लीगल रिप्रेजेंटेटिव खाली अपने नमूने हो, भतीजा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन अगर आपकी औलाद ना हो तो। यही बताना हो ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये नहीं है कि आपके पैदा किए हुए नमूने, आपके भाई ने भी पैदा किए हो तो वो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, ठीक है? सो आपकी औलाद ना हो तो यस आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपके जो नेफ्यूज होते हैं वो बन जाते हैं। लॉ में इनहेरिटेंस लॉ में ये टर्म लिखी हुई है, ठीक है? सो द पॉइंट इज, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा और अब इस केस में जो पर्सन की डेथ हो गई है वो इनफैक्ट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये ऑब्लिगेशन पूरी करेंगे। अच्छा यहां पे एक और बात, डेथ नहीं होती, आप गए हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ऑफर, बाद में घर वालों ने उस बंदे को पागलखाने जमा करा दिया, मरा नहीं लेकिन अब पागलखाने पाया जाता है, आप पागलखाने क्यों, सपोज लाइक दैट, ठीक? अब वो आपको ऐसे करके खिला रहा है, आपके साथ खेल। अब क्या सूरत हाल होगी? अगर आपको ये नॉलेज पहले आ गया तो फिर तो ऑफर रिवोक, लेकिन व्हाट इफ कि आपने एक्सेप्ट कर लिया हुआ था, बाद में मुलाकात पागलखाने में हुई है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो गया फिर, और किसके ऊपर? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब यहां पे एक बात समझने वाली है इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होता है, एक को कहते हो पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है इम्पर्सनल नेचर। इम्पर्सनल नेचर क्या है? इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपके बिहाफ पे कोई भी इसे एग्जीक्यूट कर सकता है और प्रोमिजी को या ऑफरी को या एक्सेप्टर को कोई तकलीफ नहीं होगी। गुड्स कोई भी दे दे यार, स्टोर रूम से निकाल के देनी है, मैं दे दूं या मेरे नमूनों में से कोई दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आई? लेकिन व्हाट अबाउट सो ऐसे नेचर के कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी मैं पहले कंक्लूड कर दूं, इम्पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गई तो ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा और लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो ऑब्लिगेशन को पूरा करेंगे। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो पर्सनल नेचर का, मैं एक आर्टिस्ट होता और मैंने एक स्केच बना के देना होता सपोज, अब ये ऑफरी कभी नहीं चाहेगा कि अगर इसने 50,000 रुपए दिया या 25 से 5 लाख रुपए दिया स्केच बनाने का, तो ये मेरे किसी बेटे से या किसी वर्कर से स्केच बनवा ले इतने पैसों में, कभी नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसको मेरी स्किल्स चाहिए थी, मेरा स्किल सेट चाहिए था। ऐसा है कि नहीं है? ये जो इतनी इतनी महंगी पेंटिंग्स बिकती हैं उसमें क्या महंगा बिकता है? सिर्फ नेम जो उस आर्टिस्ट ने नीचे लिखा होता है। बात समझ पा रहे हो? सो ऐसे नेचर के कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट, इस केसेस में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑफरी को, एक्सेप्टर को पसंद नहीं है कि इसके अलावा कोई और सॉल्व करे, इसके अलावा कोई और परफॉर्म करे ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं रहते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। पर्सन ने ऑफर की, सपोज मैं आर्टिस्ट हूं, मैंने वलीद को ऑफर किया आपका स्केच बना के दूंगा, वलीद ने मुझे 5 लाख रुपया दे दिया,
मैं जहां फानी से रुखसत, अब मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, अब मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड होंगे, जो पैसा मैंने ले लिया है, अगर कबर हल्की करवाना चाहते हैं तो पैसा वापस, रीस्टोर द बेनिफिट्स अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट, अंडर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या बोला बाद में समझाऊंगा, अभी सिर्फ मैं समझा दिया करो भाई। जो तुमने कमाया नहीं वो तुम्हारा नहीं है लॉ में, इसे क्वांटम ऑफ मेरिट कहते हैं। जो तुमने कमाया नहीं वो तुम्हारा नहीं है, वो वापस करो। वो 5 लाख तुमने नहीं कमाया, सर्विस नहीं दी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड है कि वो 5 लाख वापस करें, बस इतनी जिम्मेदारी है उनकी। ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सो इसका मतलब मैं कंक्लूड कर दूं, फिर बेटे मैं आपको क्वेश्चन लेता हूं कि अगर इम्पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक्सेप्ट हो गया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड हो जाएंगे कि वो फुलफिल करें, ऑब्लिगेशन फुलफिल करें। और अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा और पार्टी आपसे डैमेजेस क्लेम करेगी, क्योंकि आप डिफॉल्टिंग पार्टी बन जाएंगे। लेकिन अगर ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये एक्सेप्ट कर भी ले, ठीक है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मैं वर्ड बोल रहा हूं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड का मतलब होता है नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड का क्या मतलब है? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये नॉ वॉइड एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है जी। और उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे, एक्सेप्ट द वन रीस्टोर द बेनिफिट्स दैट हैड ऑलरेडी बीन रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी। वापस कर दो जो तुमने लिया है। कुछ पहले बड़ी बात, चलो प्लीज। हाँ बेटे आपका क्वेश्चन था, क्लियर हो गया? चलो पैसे भी होना मेरा ख्याल है, बस ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 14, 15 प्लीज पढ़िए। 14, 15, 16, 17, 18, 19 बस ये पढ़े और फिर छुट्टी करते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19 चले। सर अगर इम्पर्सनल नेचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें नहीं पता, तो फिर ना पता हो कोई मसला नहीं, बाइंडिंग है उन पे। जायदाद लेनी है बाप की कि नहीं, वो तो सबसे पहले उसके बैंक अकाउंट सीज कराते हो कि कहीं कोई और बच्चा ना ले जाए। मिलके लेंगे डेथ सर्टिफिकेट देके बैंक को, फिर इकट्ठे बैठ के डिवाइड करेंगे। करते हैं कि नहीं करते? तो जहां पे इनहेरिटेंस में तुम सारी उनकी प्रॉपर्टी जब्त करते हो तो उनकी लायबिलिटी भी ऑन करते हो। लेकिन एक बात बता दूं, एक छोटी सी बात, अगर इस बात में आपकी क्लैरिटी नहीं है, इनहेरिटेंस के अंदर जितनी प्रॉपर्टी आपको मिलती है, अपने बाप की ऑब्लिगेशन के लिए आप सिर्फ उस हद तक जिम्मेदार होते हैं। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी या अपनी पर्सनल पॉकेट से आपका कुछ नहीं जाता। इस तरह तो ये होगा कि बाप मरेगा और बच्चे सारी जिंदगी उसका कर्ज उठाते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। आपकी पेरेंट्स की साइड से, आपके जो भी हैं, ठीक है पेरेंट्स की कह देता हूं, आपके पेरेंट्स की साइड से आपको जो भी इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिल रही है, औलाद सिर्फ उसी प्रॉपर्टी तक की जिम्मेदार होती है, अपनी पर्सनल जेब से कुछ नहीं देती। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे मेरे, सपोज मैं कहता हूं जी, अगर किसी को उसके फादर की साइड से 50 मिलियन की प्रॉपर्टी मिल रही है, तो उसके फादर के अगेंस्ट कोई अगर ऑब्लिगेशन है तो वो सिर्फ 50 मिलियन तक ही जिम्मेदार है। अगर वो ऑब्लिगेशन इससे ज्यादा हुई तो फिर उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा, फिर वो यही कहेगा उठ के कह दें तो मैं दे देता हूं। नहीं समझ आई? चलो, वो अक्सर मुर्दे के पास, आप लोगों को तो एक्सपीरियंस होगा यार, बेटियां नहीं जाती, बेटे तो जा ही रहे होते हैं ऐसी जगहों पे, हैं? आप लोग खड़े होकर कह नहीं रहे होते इन्होंने किसी का कुछ देना है तो फलां बंदे से रब्ता करें। उसकी औलाद होती है यूजुअली, उनकी शरीयत के मुताबिक उनकी कब्र को हल्का करने की कोशिश हो रही होती है, उनके जो भी है, जो भी है कर्ज बोझ है सिंपली। जी समझ आई कुछ बातें? जी बेटी आपको क्लियर हुआ? क्लियर, ठीक है। चलो ये पढ़ लो जल्दी से, फिर छुट्टी करते हैं।
17th. Jazib offered to sell his scooter to Babar for 40,000 if Babar joined the ABC club within a week. Once again, it's a conditional offer, some sort of. Babar did not join the club within a week. नहीं किया तो क्या होगा? Automatically termination. Offer terminate हो जाएगी. 14. Azam at an auction gives the highest bid to buy the Babar's good. मैंने चल रहा था हम मतलब वो बंदा कह रहा था बिडिंग कर रहे थे तो मैंने भी शोखा होकर कह दिया होगा 200 रुपया. तो बाद में उन्होंने कहा 201, 202, मुझे लगा वो ही तो देने पड़ जाएंगे. विड्रॉ. तो मैं अगर उसके ही विड्रॉ द बिड बिफोर द फॉल ऑफ हैमर मींस उनकी एक्सेप्टेंस से पहले मैं ऑफरर हूँ ना, बिडर हूँ, मैं ऑफरर हूँ, मेरी एक्सेप्टेंस उस ऑफर की एक्सेप्टेंस से पहले अगर मैं विड्रॉ करना चाहूँगी, नहीं जनाब गलती हो गई, माजरत, ये इसी को दें 180 वाले को, ठीक है. सो उस केस में येस आई कैन डू दैट. हाँ, इज्जत का फलूदा बनेगा वो एक अलग बात है, लेकिन विड्रॉ कर सकता हूँ, राइट्स मेरे पास मौजूद हैं. जी डन 17 तक? नो ओके. आगे वाली देख लीजिए 18 और 19 बस जल्दी से प्लीज. मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल बातें समझाई हैं रिगार्डिंग पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट और इम्पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट. इंशाल्लाह उस कॉन्ट्रैक्ट उसके बारे में हम आगे जाके किसी चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, लेकिन आई थिंक उसकी बेस बनना ज़रूरी थी यहाँ पे. ओके जी डन. कोई क्वेश्चन? Zan offered Daud his car for 3 million on 15. Zan died on 18 January. Daud accepted Zan's offer on 20th January in ignorance. भाई है तो इम्पर्सनल नेचर, लेकिन उसको नॉलेज का नहीं, उसको नहीं पता था डेथ का, तो एक्सेप्ट हो गया. एक्सेप्ट हुआ तो फिर किस पे बाइंडिंग होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव. सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन Zan एंड दाऊद एंड Zan's लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर लायबल टू परफॉर्म इट. तो उसके नमूने जो है वो भुगतेंगे इस केस को. क्लियर जी? चलें जी, यहीं तक काम करते हैं. अल्लाह ताला सबको आसानी अता फरमाए. थैंक यू.